खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया है, जहां फैली गंदगी देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है और स्वयं झाड़ू लगाकर अधिकारियों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया है। उन्होंने परिवहन विभाग और एमडीडीए को नियमित साफ सफाई, यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और संचालन व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यात्रियों से सीधे फीडबैक लेकर सुझाव भी मांगे हैं और कहा कि अगली बार निरीक्षण पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त मिलनी चाहिए। उन्होंने जल्द ही प्रदेश व्यापी जन सहभागिता आधारित स्वच्छता अभियान शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। वहीं उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु अब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और साथ ही साथ बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर दर्शन करने आ रहे हैं। इस बीच सरकार यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है, जबकि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आवास पर 50% छूट दी है। शीतकालीन यात्रा के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को रोजगार भी मिल रहा है। सभी जिलाधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले, उसके लिए जो नवाचार शीतकालीन यात्रा के रूप में किया गया था, उसको और विस्तार देने के लिए इस बार सभी जिलाधिकारियों को एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहां पर हीटर की व्यवस्थाएं रहें, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। हमारे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में किराए की दर में भी कमी की गई है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, सबके साथ बात करके जो स्टेक होल्डर हैं, जो यात्रा को संचालित करते हैं, वो सभी जो भी सुझाव देंगे उस यात्रा को प्रमोट करने के लिए, उन सुझावों को भी हम लोग लाएंगे। इस यात्रा का सभी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी जिलों के माध्यम से भी करेंगे, राज्य के स्तर से भी हम करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच हाल ही में पेपर लीक मामले में हुए प्रदर्शनों के बाद अब उपनल कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जायज है और उन्होंने मुख्यमंत्री से समाधान निकालने का भी आग्रह किया है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहती और सत्ता में आने पर प्रथम सत्र में कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जरूर शुरू करेगी। लेकिन हम भी साझक हो गए हैं। कितने लोग मैं चूंकि हमारे भाई हैं, ये कई समय से आंदोलित हैं, परेशान हैं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता और मेरे वक्तव्य में आपको दिखा होगा कि मैंने हल निकालने का रास्ता बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊँगा। तो ये आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। आपने अलग-अलग देखिए पीछे जो हुआ है, हमको उससे बेहतर ये है कि अब आगे अच्छा क्या हो सकता है। जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो स्थितियों को कैसे सुधारा जाए, उसका रोड मैप मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया। मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अपने अध्यक्ष काल के दौरान इसी प्रकार के प्रकरणों को सुलझाने का जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव को भी इस मंच पर साझा किया। तो वो भी एक रास्ता है कि इस प्रकरण को उस रास्ते से सुलझाया जा सकता है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो शामिल ही हूँ और क्या हूँ, शामिल ही तो हूँ।
तो आगे क्या इसमें मैंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार न करें कि सब लोगों के खून में उबाल आए। सरकार कांग्रेस की आती है तो गैरसैंण में बैठकर पहला जो हस्ताक्षर होगा वो तमाम सरकारी विभागों में जो हमारे कर्मचारी भाई कार्यरत हैं उनको समयबद्ध तरीके से परमानेंट करने की कार्रवाई का आदेश होगा। पहला हस्ताक्षर उसका होगा, ये मैंने कहा। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर उभर कर सामने आई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पार्टी में लंबे समय से चला आ रहा आपसी मतभेद और नेतृत्व स्वीकार न करने की प्रवृत्ति उसे लगातार कमजोर कर रही है। उनके अनुसार हरीश रावत, हरक सिंह रावत, करण मेहरा और साथ ही साथ गणेश गोदियाल जैसे वरिष्ठ नेताओं में नेतृत्व को लेकर असहमति बनी रहती है, जिससे पार्टी जनता से दूर हो रही है। उन्होंने कांग्रेस मंच पर विश्व पुरुष जैसे शब्दों के इस्तेमाल को आंतरिक मनभेद की गहराई बताया है और कहा कि यही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच सबसे बड़ा अंतर है। पार्टी का हमेशा ही इस उत्तराखंड में इतिहास रहा है कि वो एक दूसरे के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो करण मेहरा जी हो, चाहे वो गणेश गोदियाल जी। इन्होंने कभी भी एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है। वर्चस्व की बड़ी भारी लड़ाई कांग्रेस में आ चुकी है और इस कारण से वो आपसी जो उनकी गुटबाजी है, जो आपसी उनका मतभेद है, मनभेद है, उसके कारण से वो इस उत्तराखंड के जनमानस से दूर होते जा रहे हैं। अनेक चुनाव के परिणाम में हमने कांग्रेस को देखा कि जनता ने उनको नकार दिया था और अभी भी जब 2 दिन उनके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पदभार ग्रहण हुआ है, तो उसी मंच से हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस के अंतर्गत अनेक विश्व पुरुष यहाँ पर हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के रूप में देखते हैं और हरीश रावत जी अपने पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें उनको विश्व पुरुष नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूलभूत फर्क है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से पुनः शुरू हो गई है, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि विभाग यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। शीतकालीन पूजा परंपरा के तहत यमुनोत्री की पूजा खरसाली और गंगा की पूजा मुखवा, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ और बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर में की जाती है। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए कि ताकि श्रद्धालु जो है उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके। आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और खासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दी आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो ये स्थान शीतकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारा टिम्बरसैंड महादेव हो गया, जादुंग हो गया, जादुंग में भी हमारा काम चल रहा है और वहाँ भी हम TRH बना रहे हैं और क्या कहते हैं होम स्टे खोल रहे हैं। तो ये सब काम हमारी बड़ी तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य निर्माण के मूल उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजधानी गैरसैंण, भू कानून और पलायन अब भी अधूरे हैं, जिससे पहाड़ों का अस्तित्व संकट में है। उन्होंने ये भी कहा कि यूकेडी इन मुद्दों पर नया आंदोलन शुरू करने जा रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता नेहा जोशी के तीसरी बार जीत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने यह दावा किया है कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि
पहाड़ी अब जाग चुका है और यूकेडी के समर्थन में खड़ा हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन संभव है। पढ़ा होगा कि भाजपा की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार भाजपा देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगी। तो मेरा ये पूछना है भाजपा सरकार से कि देवभूमि उत्तराखंड, उसका जो स्थापना हुई थी, आंदोलन जो हुआ था, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन हुआ था? वो मांगे थी कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास जो है किया जा सके। लेकिन आज जबकि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं ये सरकार से भी पूछना चाहती हूँ और मैं देवभूमि की सम्मानित जनता से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या जिन परिकल्पनाओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य आंदोलन किया गया था, वो क्या आज पूरी हो चुकी हैं? आप रोजगार को देखिए, आप स्वास्थ्य को देखिए, शिक्षा को देखिए, पलायन को देखिए, आप देखिए कि हमारी राजधानी गैरसैंण की जो समस्या है, मूल निवास की बात करें, हम भू कानून की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, कोई भी एक आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर भाजपा ये कह रही हो कि हम देवभूमि में जीत का परचम लहराएंगे। इस समय पूरे देवभूमि उत्तराखंड में जो है सारे पहाड़ियों का अस्तित्व वो इस समय खतरे में है, जिसे लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने दोबारा जो है अपना एक आंदोलन के लिए उन्होंने बिगुल बजा दिया है, क्योंकि ये एक पहाड़ी राज्य है और यदि इन पहाड़ियों का ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो इसकी परिकल्पना भी कैसी होगी। तो मेरा ये चुनौती है भाजपा को कि 2027 के चुनाव को वो आसान न समझे, क्योंकि पहाड़ी अब जाग चुका है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यूकेडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। तो फिर ये तो वो उनके लिए एक दिवा स्वप्न जैसा ही हो गया है कि तीसरी बार वो उत्तराखंड में परचम लहराएंगे। हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने, नहीं तो ये भी है कि भगवान बद्री विशाल और अगर बाबा केदारनाथ की कृपा रही तो इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण सत्ता जो है 2027 में परचम लहराएगी। अब वहीं देहरादून पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र दिव्य प्रताप सिंह के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इस बीच दिव्य प्रताप पर लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग कर मारपीट और धमकाने के गंभीर आरोप लगे थे, जिन पर कई धाराओं के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि उनके पास मौजूद शस्त्र सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी लाइसेंसी शस्त्रों को तत्काल जब्त करने और उन्हें पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच ये कदम कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। नैनीताल की खतरनाक पहाड़ियों में घूमने पहुंचे रुद्रपुर के कुछ छात्रों में से 17 वर्षीय जस रास्ता भटककर लापता हो गया है। इस बीच दोस्तों की सूचना पर एसडीआरएफ, वन विभाग, दमकल दल और मलीताल पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। जस ने शुरुआत में फोन कर बताया कि वह किसी झरने की ओर भटक गया है, लेकिन बाद में फोन बंद हो गया। रात भर तलाश के बावजूद सफलता नहीं मिली। अगले दिन सुबह सवेरे दोबारा से अभियान को शुरू किया गया और वन विभाग और स्थानीय लोगों ने लगभग 20 घंटे के बाद जस को सकुशल ढूंढ निकाला है। रुद्रपुर से 6 बच्चे आए हुए थे कॉलेज के नैना पीक घूमने के लिए, नैनीताल और नैना पीक। तो ये दोपहर के टाइम पे यहाँ पे नैना पीक को गए हुए थे, जो कि 6 बच्चे सत्यनारायण मंदिर से चीना चौकी वन विभाग की वहाँ से गए थे। तो वापसी में ये जो 2 बच्चे थे ये रास्ता भटक गए थे, जिसमें से एक बच्चा तो नैनीताल पहुँच गया था और एक दूसरा बच्चा दूसरे रास्ते को चला गया था, तो जो कि रात भर वहीं रुका रहा और इसका मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण इससे संपर्क नहीं हो पाया था। तो रात में हमारे वन विभाग की टीम में, एसडीआरएफ की टीम ने और पुलिस विभाग की टीम ने रात भर से रेस्क्यू चलाया, जिससे कि सुबह 6 बजे तक तो चला। उसके बाद जब नहीं मिला फिर दूसरी टीम भेजी गई। सुबह 6 बजे से फिर दूसरी टीम के द्वारा 11 बजे रेस्क्यू सफल हुआ। ये बच्चा वापस सोया हुआ था। इससे जब ये पूछा गया है कि क्या हुआ, तो इसने ये बताया कि मैं रास्ता भटक गया था, मेरे साथ वाले बाकी लोग चले गए थे। चीना चौकी है वन विभाग की एक, यहाँ पर नैना पीक जाते समय, तो वहाँ पर के जंगल के पास में मिला है, चौकी के पास।
नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य की एसएचजी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा की है। दीप्ति रावत ने ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिला समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों, डिजिटल लेन देन, कौशल विकास और उद्यमिता में किए जा रहे कार्यों को रेखांकित किया है। बैठक में एसएचजी उत्पादों के राष्ट्रीय विपणन, वित्तीय प्रशिक्षण, बैंक लिंकिंग और ई कॉमर्स से जोड़ने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं की सराहना करते हुए राज्य को आवश्यक तकनीक, संसाधन और सहयोग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। मैं कहूँगी कि राष्ट्र की हमारी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो पूरे देश भर में वित्त का काम और ये सब जो है बजट का काम ये तो करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक उद्देश्य और रहता है कि जब भी वो किसी राज्य के बारे में बात करती हैं तो वहाँ की महिलाओं पर उनका एक जो केंद्र है वो उनकी बातचीत का केंद्र वो ज़रूर रहता है। तो जब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने ज़रूर कहा कि यहाँ पे जो बहनें हैं जो एनआरएलएम से जुड़ी हैं, जो समूह की बहनें हैं, उनको हम कैसे और हम उनको स्वावलंबी कर सकते हैं, कैसे उनको डिजिटल पेमेंट से हम और बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं, कैसे उनके जो हाथ के बने उत्पाद हैं उनकी हम ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं और उनको एक आर्थिक मदद हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये सारे मुद्दे उनके कंसर्न के भी थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी ये सारी जानकारी है उससे वो जुटाएं और जल्दी उनको वो जानकारी प्रेषित भी करें। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही और बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही। 4 बार देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने गरीब और वंचित वर्ग को नीतियों के केंद्र में रखा। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1974 में भारत को परमाणु शक्ति बनाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय उनके नेतृत्व की दृढ़ता का प्रमाण है। देखिए, इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी। वो एक ऐसी शख्सियत है कि शायद इस देश में दोबारा वैसी महिला राजनीति में होना बहुत मुश्किल है। हमारा जो महिला कांग्रेस का संगठन है वो भी इंदिरा गांधी जी की देन है। इस देश में हरित क्रांति से लेकर बैंकों की जो क्रांति है वो इंदिरा जी लाई है। उनके नेतृत्व में इस देश ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी। उनकी जयंती पे उनको हमारी श्रद्धांजलि है और हम लोग जरूर चाहते हैं कि हम उनके पदचिन्हों पे चलें। रुड़की की प्रेम मंदिर रोड स्थित टीम पेरिस शोरूम में कार्यरत कर्मचारी मुकुल पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने से परेशान है। दुकान का पूर्व मैनेजर उसका वेतन लेकर अचानक गायब हो गया है, जिसके बाद नया मैनेजर शोरूम का कार्यभार संभाल रहा है। मुकुल जब भी सैलरी की मांग करता है, नया मैनेजर उसे पूर्व मैनेजर के पास भेज देता है और कहता है कि वही वेतन जारी कर सकता है, जबकि उसकी लोकेशन की कोई भी जानकारी नहीं है। स्थिति से आहत मुकुल के परिजन शोरूम पहुंचे और पूर्व और वर्तमान दोनों मैनेजरों सहित संबंधित लोगों के खिलाफ तहरीर देने की बात भी कह दी है। मेरा नाम मुकुल कुमार है जी, मैं मसाई कला का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ अगस्त में ज्वाइन किया था। मेरी अगस्त से लेकर 3 महीने की सैलरी है यहाँ पे टीम पेरिस में और ये मिली नहीं अभी तक। क्यों नहीं दी? किसने नहीं दी? ये एक मनोज कुमार था जी यहाँ पे स्टोर मैनेजर, वो तो भाग गया। और यहाँ पे जो एरिया मैनेजर है संजीत राणा, वो मुझे मना कर रहा है कि पहले उसे अपने स्टोर मैनेजर को बुला के ला, तब तेरी सैलरी मिलेगी। तो स्टोर मैनेजर कहाँ है? वो तो भाग गया जी यहाँ से अपने गांव को, जहाँ पर रहता। आपने किससे बात की थी जब यहाँ नौकरी करी? उससे ही हुई थी, मनोज से। कितनी सैलरी थी? 12,000। तो 3 महीने की सैलरी जी। तो अब आप क्या करोगे? बस जी यहाँ पे मैं केस करना सोच रहा जी इन पे। उनके पास आया था दूसरे मैनेजर का, क्या कहा? ये कह रहा है कि अभी बैठ के बात करेंगे जब मैं आऊंगा। वो अभी हरियाणा गया था। कब तक आने को कह रहे हैं? पता नहीं जी, 2-4 दिन के बाद कह रहा है कि अगले हफ्ते ही आऊंगा। लारा लगा रहे जी मुझे, 10 तारीख से बोल रहे कि मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा। तारीख हो गया? कितने घर में तुम्हारे परिजन है? हम जी घर में मेरे 4 भाई बहन है छोटे और मेरे मम्मी पापा है। मैं सबसे बड़ा हूँ अपने घर में। कमाने वाले आप ही हो? जी। जोगेंद्र है जी, मेरा लड़का यहाँ से जॉब कर रहा था जी। उसे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, वो कत्तर आया था जी। अब इबका मिलेगी सब सैलरी दी नहीं जी। हम पैसे से परेशान,
हमने जी इसे उधार ले का पैसा दिया तेल फूकने के लिए, हमें कोई पैसा नहीं दिया यहाँ से। आप यहाँ पे आए हैं तो क्या कहानी है? जब बात हुई जी उसलाऊ जी वो मैनेजर इन्होंने रखा था, हम क्या जाना जी, हम तो मजदूर थे जी, मैनेजर की जिम्मेदारी उनकी जी, हमारी क्या जिम्मेदारी है ढूंढो क्या करो क्या नहीं, हमें तो सैलरी से मतलब सैलरी दो जी, तुम दे दो या कोई दो। नैनीताल में हर वर्ष शहर का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस बार नैनीताल का 184वां बर्थडे बास्केटबॉल कोर्ट में धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। समाज सेवी संस्थाओं ने 29 केक काटकर समारोह मनाया और स्कूली बच्चों को 200 से अधिक कंबल वितरित किए। नैनीताल की खुशहाली के लिए सर्वधर्म सभा भी आयोजित हुई, जिसमें सभी समुदायों ने एक साथ प्रार्थना की। माना जाता है कि 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन के आगमन के बाद यहाँ बसावट की शुरुआत हुई, जिससे युवा हर वर्ष विशेष रूप से मनाते हैं। तो नैनीताल नगर का वैदिक और पौराणिक काल से महत्व रहा है, लेकिन जो आधुनिक बसासत हुई और जो आधुनिक विकास हुआ उसका जो श्रीगणेश है वो पी बैरन ने 1841 में यहाँ की जमीन को एक्वायर करके यहाँ पर बसासत प्रारंभ की। और लेकिन जब वो विकास असंतुलित हुआ तो 1880 में यहाँ पर बहुत भयंकर भूस्खलन आया, जिसमें सैकड़ों लोगों जान गई और अन्य भी भूस्खलन आए। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने नैनीताल नगर की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो इंजीनियरिंग का एक नमूना है, यहाँ की जो 100 ड्रेनेज हैं जो नैनीताल की जल व्यवस्था को संरक्षित रहते हैं, उनका निर्माण किया और उसके फलस्वरूप आज तक नैनीताल हमारे सामने ज्यों का त्यों है। तो ये जो नैनीताल जन्मदिन है, इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी उपस्थित हैं, उन विद्यार्थियों में ये बताएं कि इस नैनीताल के पर्यावरण, इस नैनी झील के जल, यहाँ की हरियाली को हम कैसे संरक्षित रख सकें ताकि यह अनंत काल तक हमारी मनुष्य जाति को विश्राम। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के भवाली निगलाट की 21 वर्षीय मूक बधिर युवती की देखभाल व अभिभावक नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के लिए उसकी देखभाल की अनुमति दी जाए। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि युवती इंदौर स्थित डेफ एनेबल्ड फाउंडेशन में अध्ययन करना चाहती है, लेकिन उसकी अभिभावकता से संबंधित प्रकरण पर प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया है। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अभिभावक नियुक्त करने का अनुरोध किया था। है जो कि 21 वर्ष की हो गई है, परंतु क्योंकि उसका परिवार उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझता और वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए इंदौर में पढ़ना चाहती है, जहाँ पर एक समान प्रकार की बालिका की माता जो है वो उसकी ट्रेनर और लोकल गार्जियन अपॉइंट होना चाहती थी, परंतु वो कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से नहीं हो पा रहा था और वो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स में ही वो फाइल उलझी हुई थी। तो आज कोर्ट ने उस मामले को सुना, सभी पक्षकारों को सुना, इंटरप्रेटर की मदद से उस बालिका का पक्ष भी सुना गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को डायरेक्ट किया है कि वो उनकी लिमिटेड गार्जियनशिप की एप्लीकेशन अलाउ करें। फैमिली की कंसेंट भी कोर्ट ने प्राप्त कर ली है। तो जो इंदौर में डेफ इनेबल्ड फाउंडेशन में जहां उनको फर्दर स्किल डेवलपमेंट करना है वहां पर जाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया और साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को भी आदेशित किया है कि वो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं पेंशन की, उस बालिकाओं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना में अवैध खनन ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। अवैध खनन में लिप्त तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलट गई, जिससे नाथूखेड़ी निवासी एक युवक की दबकर मौत हो गई। क्षेत्र में दिन रात हो रहे अवैध खनन पर स्थानीय लोग पहले से ही नाराज थे और इस हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है। इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीण प्रशासन से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक रणवीर पुत्र देशराज, उम्र लगभग 19 वर्ष, जो नाबालिग है, उसकी मृत्यु एक ट्रैक्टर द्वारा हो गई और हमें मौके पर हम पहुंचे। मौके पर जानकारी हमें जो मिली है वो ये जानकारी मिली कि ये रात दिन अवैध खनन में ट्रैक्टर जो हो ट्रैक्टर मालिक लोग जो चला रहे थे और इस लड़के की मौके पर मृत्यु हुई है और
पुलिस आई, पुलिस आने के बाद पुलिस पोस्टमास्टर पर लेकर के गई है। रात दिन ये ट्रैक्टर जो हो अवैध खनन में चल रहे थे। क्या कार्रवाई की? पुलिस की कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई तहरीर नहीं दी गई है। पीएम के लिए गया है, लड़के को पीएम के लिए लेकर गए। परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं है? परिजनों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। अभी जो हो उसे पीएम के लिए लेकर के गए, उसके बाद पीएम होने के बाद तहरीर मामले की दी जाएगी। ट्रैक्टर और दिन रात चलते हैं और पता नहीं इस पर क्या प्रेशर था क्या नहीं, ये भाग रहा था क्या कर रहा था क्या नहीं। तो ये जैसे तेजी पर था, तेजी पर ये खाई में गिरा, खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। वो लड़का हमारे गांव का था, देशराज का लड़का। और पुलिस आई थी, भीड़ काफी थी यहाँ से, और पुलिस उस लड़के को पोस्टमास्टर के लिए रुड़की ले गई। अभी नहीं। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।